हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स शेयर फटा प्लेटफॉर्म। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके एमसीक्यूज है कॉमर्स के। आई होप आप लोगों के एग्जाम्स में ये काफी हेल्पफुल रहे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैच द कॉलम है लिस्ट वन लिस्ट टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो एनालिसिस एट जेआईटी यानी जस्ट इन टाइम सिस्टम। इसको आपको मैच करना है। लिस्ट टू हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मैच करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सिंपल सा आपको एक मतलब बताती हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग एक कॉस्ट पहले से सेट करके रखते हैं। सपोज करिए टेडी बेयर है और वो 100 रुपए में बनेगा। हमने ये डिसाइड कर लिया, पहले से एक स्टैंडर्ड हमने कर लिया। लेकिन एक्चुअल कॉस्ट निकलती है उसकी 50 रुपीज। यानी हमने जो सोचा था स्टैंडर्ड किया था उससे एक्चुअल जो है वो बहुत कम निकली है। तो इसका अगर डिफरेंस देखा जाए कि ये रीजन क्यों है, वेरिएंसेस का रीजन क्यों है, यही जानने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ऑप्शन होगा बेटा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ऑप्शन नंबर 4। ये क्यों होगा? ये इसीलिए होगा क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि ये जान इसीलिए हमें पता लगाना पड़ता है कि एग्जैक्टली मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन यही प्रोसेस है जानने के लिए कि रीजन क्या था जो हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सेट करी थी और जो एक्चुअल कॉस्ट आया उनके बीच में दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है। ठीक है, उनके बीच में इतना डिफरेंस क्यों है, यही इसी को ही बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अगर आप सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स माइनस करते हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको मिल जाएगा। रेशियो एनालिसिस जो है बेटा वो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग और प्लानिंग के लिए हेल्प किया जाता है। थर्ड का फर्स्ट हो जाएगा। और जस्ट इन टाइम जो होता है वो आपका कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री होता है। यानी आपको जितनी इन्वेंट्री की जरूरत है, जितनी नीड है, उतनी ही डिलीवरी होनी चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। सो आपका फर्स्ट का फोर्थ है, सेकंड का टू है, थर्ड का फर्स्ट है, फोर्थ का थर्ड है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको अरेंज करना है, ये अरेंज द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ऑप्शंस दिए हुए हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, नेसेसिटीज एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट। आपको प्राइस इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देना है, स्टार्टिंग से लास्ट तक जाना है। आपको हिंदी में भी दिया हुआ है, प्लीज आप लोग पढ़ सकते हो। तो प्राइस इलास्टिसिटी का सिंपल सा यहाँ पर ये मतलब है कि कैसे कैसे प्राइस इलास्टिसिटी बढ़ती चली जाएगी। यानी पहले कम होगी, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। अब ये प्राइस इलास्टिसिटी है क्या? देखिए ये होता है कि अगर आपके प्राइस में कोई भी चेंज आ रहा है तो उससे डिमांड में कितना चेंज आ रहा है ये चीज हमें देखनी होती है। तो अगर मैं नंबर वन की बेटा बात करूँ, सबसे कम जो होती है वो नेसेसिटीज के अंदर होती है कि 0 से लेके 1 तक होती है इलास्टिसिटीज के अंदर। क्यों होती है मैम? देखो बेटा, जो बेसिक मेडिसिन होती है, नमक है, तेल है, जो आपका खाना बनाने के लिए यूज होता है, जो बेसिक चीज है, तो उनकी प्राइस में या आपके इनकम में कितना भी चेंज आ जाए, डिमांड उतनी ही रहेगी। मेडिसिन पहले भी खरीदी जाएगी, अभी भी खरीदी जाएगी। सॉल्ट जो है चाहे बढ़े चाहे घटे वो आपको खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि वो जरूरत का सामान है। इसीलिए इसके अंदर जो है प्राइस इलास्टिसिटी बहुत कम होती है। उसके बाद फिर होता है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। ना डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स थोड़ी सी यूनिक फीचर्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं चॉकलेट्स की वैरायटी की बात करूँ तो डेयरी मिल्क अलग है और मंच अलग है, किटकैट अलग है। यानी थोड़ा थोड़ा उसके अंदर कुछ यूनिक है चॉकलेट्स के अंदर, जो डिफरेंट बनाती है एक दूसरे को। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा अगर मैं प्राइस इलास्टिसिटी की बात करूं तो वो आपके डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट में, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि डेयरी मिल्क के प्राइसेस बढ़ चुके हैं तो आप स्विच कर सकते हो, आप किटकैट खरीद सकते हो, आप मंच खरीद सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ी सी वैरायटी मिलती है यहाँ पर। फिर है उसके बाद ड्यूरेबल गुड्स, जो टिकाऊ गुड्स यानी आप जो स्टोर करके रखते हो काफी लंबे टाइम तक। अब इन चीजों में बेटा बहुत फर्क पड़ता है, जैसे फर्नीचर्स है, कार है, ये सारी चीजें क्या होती है, इनके अंदर तो प्राइस इलास्टिसिटी काफी ज्यादा होती है। अगर इतना ज्यादा प्राइस में अगर आपको मिल रहा है तो आप नहीं खरीदोगे उस चीज को ना। फर्नीचर आप नहीं खरीदोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आप नहीं खरीदोगे, जब डिस्काउंट पे होगा तब आप खरीदोगे। तो इसमें तो और भी ज्यादा इंसान जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं, कॉशियस रहता है कि प्राइस बढ़ गया तो नहीं खरीदेंगे। मतलब डिमांड इसमें प्राइस इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होगी। फिर है लास्ट होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका होमोजीनियस प्रोडक्ट जो होते हैं, जो एक जैसे सामान होते हैं। ठीक है, एक जैसे सामान जो होते हैं उसके अंदर प्राइस इलास्टिसिटी आपकी काफी ज्यादा होती है क्योंकि सेम फीचर्स के होते हैं वो। ठीक है, चलिए। चलिए तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है।
तो आपका है थर्ड सेकंड, फोर्थ वन, ऑप्शन नंबर वन ही यहाँ पे आपका करेक्ट है। ठीक है, सबसे कम जो इलास्टिसिटी बेटा नेसेसिटीज गुड्स में होती है, क्योंकि वो तो आपको फर्क नहीं पड़ता प्राइस बढ़े घटे। सबसे ज्यादा होमोजीनियस प्रोडक्ट के अंदर होती है, जो एक जैसे होते हैं, उसमें अगर प्राइस बढ़ता है तो फिर वहां पे प्राइस इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जो लोग हैं वो खरीदेंगे ही नहीं अगर आपने बहुत ज्यादा प्राइस कर दिए तो। 4213 यहाँ पे लगा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस। आपको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है ये। मार्केटिंग प्रोसेस को आपको यहाँ पर प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहला ऑप्शन है, सॉरी पहला आपका नंबर है, कंस्ट्रक्ट एंड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर सुपीरियर वैल्यू। सेकंड है आपका कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर टू क्रिएट प्रॉफिट, अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड एंगेज कस्टमर। देखो सबसे पहले क्या करोगे आप बताओ। मैम सबसे पहले तो हम मार्केट प्लेस को जो है उसको समझना और कस्टमर की नीड को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मार्केट को समझिए, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की क्या जरूरतें हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। अब आपने ये समझ लिया, अब आपको डिजाइन अ कस्टमर वैल्यू ड्रिवन ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब आपको पता चल गया कस्टमर को क्या चाहिए, तो चलिए स्ट्रेटेजी बनाइए फिर। अब आपको क्या बनाना पड़ेगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने के बाद आप कब क्या करेंगे मैम, बेटा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे विच डिलीवर सुपीरियर वैल्यू, यानी एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशन, सारे जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग होते हैं ना, उनको हमें बड़े अच्छी तरीके से एक मतलब कंस्ट्रक्ट करना है, जिससे क्या हो, हमारी ही सबसे ज्यादा जो है वो मार्केटिंग हम अच्छी तरीके से कर पाए और कस्टमर्स को हम अच्छी से क्वालिटी ऑफर कर पाए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे मैम, उसके बाद बेटा इंगेज कस्टमर्स, बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एंड क्रिएट कस्टमर डिलाइट। अब आपने कर लिया, ठीक है, प्रोग्राम मार्केट इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम आपने बना लिया। अब उसके बाद आपको एक, सिर्फ आपको सामान बेचने से मतलब नहीं है, आपको अपने कस्टमर के साथ इंगेज करना पड़ेगा, आपको अपने कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा, ताकि वो आपका ही प्रोडक्ट खरीदे, आपके प्रोडक्ट से लॉयल्टी दिखाए। उसके बाद फिर बेटा कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर टू क्रिएट प्रॉफिट एंड कस्टमर इक्विटी। यानी इसके बाद क्या होता है, अब आप किस तरीके से कस्टमर इक्विटी को क्रिएट करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, फेयर प्राइस क्रिएट कर कर, यानी आप कस्टमर को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देंगे, कोई भी किसी भी तरीके का आप उससे मोनोपोली क्रिएट नहीं करेंगे, कोई फ्रॉड नहीं करेंगे, आप फेयर प्राइस उनसे चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन लगा लीजिए 35142 है, कोई ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। 35142 यानी लास्ट ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है IMPS। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बताने हैं आपको IMPS के बेटा, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज के आपको बताने हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से यहाँ पर सही है। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं, टू इनेबल द बैंक कस्टमर टू यूज द मोबाइल इंस्ट्रूमेंट एज अ चैनल फॉर एक्सेसिंग देयर बैंक अकाउंट्स एंड रेमिट फंड्स 24/7। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, तभी तो बोला इमीडिएट पेमेंट, यानी तुरंत की तुरंत पेमेंट कर दो। अब तो इतने हो गया, कोई किसी को सब्र ही नहीं है, पेशेंस ही नहीं है नो। तो यही इमीडिएट पेमेंट सर्विस का, इसका नाम ही यही है, इमीडिएट का मतलब तुरंत, जल्दी। तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। मेकिंग पेमेंट सिंपलर जस्ट विद द मोबाइल नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी। बिल्कुल, मोबाइल होना चाहिए बस आपके पास, ठीक है, उससे आप पेमेंट कर सकते हो। टू बिल्ड द फाउंडेशन फॉर अ फुल रेंज ऑफ मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विस। बिल्कुल ही करेक्ट है, ये भी सही है। ठीक है, NEFT और RTGST टू क्रिएट द कंपटीशन विद नेफ्ट एंड RTGST। बेटा ये किसी के साथ कंपटीशन नहीं करता, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। IMPS, RTGS और NEFT के साथ कंपटीशन नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 2 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों का डिफरेंस जरूर याद करके जाएगा, RTGS, नेफ्ट और आपका IMPS। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड लगा दीजिए, कहाँ पर है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 बेटा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। मैं सिर्फ आपको 10 सेकेंड दूंगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उसके बाद फिर आपको को आंसर में बता दूंगी, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितने MCQs हो सके उतने मुझे आपको कराने हैं।
चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आपको 10 सेकंड्स दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डिडक्शन अवेलेबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू वेरियस प्रोविडेंट फंड्स इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉइज? वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में विभिन्न भविष्य निधि में योगदान के संबंध में उपलब्ध कटौती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ये है, employers contribution to recognized provident fund is exempted up to 12% of salary. Employers contribution to unrecognized fund is exempted from tax. Employer does not contribute to the PPF and deduction under section 80C is available for the employer's contribution. चलिए अब आपके 10 सेकेंड स्टार्ट अब होते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज एग्जेम्प्टेड 12% सैलरी, बिल्कुल करेक्ट है मैम। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट इज एग्जेप्टेड फ्रॉम टैक्स, बिल्कुल है। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज्ड फंड में है तो 12% ऑफ सैलरी आपको छूट मिलेगी। लेकिन अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में है बेटा, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी टैक्स से, ठीक है, याद रखिएगा। ये रिकॉग्नाइज्ड है और ये अनरिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड में 12% ऑफ सैलरी, अनरिकॉग्नाइज्ड में पूरा टैक्स फ्री। एम्प्लॉयर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू पीपीएफ, बिल्कुल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता, एम्प्लॉय करता है, ठीक है, मालिक नहीं करता, जो कर्मचारी है उसके लिए है। सेक्शन 80C इज अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। देखो मैंने अभी बोला, देखो यहाँ पर बेटा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन होता है। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a long term source of finance? Commercial paper, external commercial borrowings, factoring and line of credit. Your 10 seconds starts now. चलिए, सो ऑप्शन नंबर बी बेटा करेक्ट हो जाएगा, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, ये आपकी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। बाकी कमर्शियल पेपर है, फैक्टरिंग है, लाइन ऑफ क्रेडिट, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग इन द प्रॉपर सीक्वेंस। योर ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, रिपोर्ट राइटिंग, बजटिंग, डेटा कलेक्शन, फील्ड वर्क एंड रिसर्च आउटकम्स। 10 आपके सेकेंड्स यहाँ पे हैं, आपको मिलते हैं। चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, सबसे पहला बजटिंग। पहले आप अपना बजट तो देखो, रिसर्च करने जा रहे हो मार्केटिंग के बारे में, अगर आप जानना चाह रहे हो अपना बजट देखो। बजट देख लिया, उसके बाद हम जाएंगे मैम फील्ड वर्क में। फील्ड वर्क में मतलब आपको लोकेशन में जाना है, आपको लोकेशन पर जाना है जहाँ पे आपको देखना है कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। उसके बाद आप वहां से डेटा कलेक्ट करेंगे बेटा। नेक्स्ट स्टेप है आपका डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन करने के बाद रिसर्च आउटकम्स, अब आपको रिजल्ट बताना है, आपने जो डेटा कलेक्ट किया उसका फाइंडिंग कंक्लूजन आपको बताना है। उसके बाद फिर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। सो 5 1 3 2 4, ठीक है, 5 1 3 2 4 इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुगम इज ऑल्सो नोन एज, 10 सेकेंड्स स्टार्ट्स नाउ। बताइए सुगम को और किस नाम से जाना जाता है? ITR4 बेटा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ITR4 के नाम से इसे जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड्स यील्ड कॉन्फ्लिक्टिंग आउटकम ड्यू टू।
यानी आपकी जो एनपीवी है, हम्म, आपकी जो एनपीवी है बेटा, और जो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है आईआईआर, इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं क्यों होते हैं? अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज, इन्वेस्टमेंट साइज डिस्पैरिटी, इन्वेस्टमेंट लाइफ डिस्पैरिटी, कैश फ्लो पैटर्न डिस्पैरिटी। बताइए। 10 सेकेंड्स दे रहे हैं, चलो जल्दी से। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं मैम इन्वेस्टमेंट की वजह, साइज जो होता है इन्वेस्टमेंट का साइज, इन्वेस्टमेंट की जो लाइफ होती है और जो कैश फ्लो होता है, इन तीनों की वजह से ही इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस अंडर द हेड हाउस ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया? दिए हुए हैं आपको। कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 8 years, कैन बी कैरिड फॉरवर्ड, कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 4 years, कैन बी कैरिड फॉरवर्ड इनफाइनेटली। ठीक है, चलिए बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बेटा, कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 8 years। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट फॉर ऑटोमोबाइल्स नीड्स टू बी सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ बाइंग बिहेवियर, साइकोग्राफिक, जियोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक। अगर आप ऑटोमोबाइल्स के मार्केट है तो उसमें आपको कौन कौन से सेगमेंटेशन देखने पड़ेंगे? बेटा कोई भी हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो चाहे कोई भी मार्केट हो, आपको चारों चीजें देखनी पड़ेंगी। बाइंग बिहेवियर कस्टमर का, साइकोग्राफिक, ज्योग्राफिक, आप कहाँ रह रहे हैं, लोकेशन क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनकी इनकम क्या है, एज क्या है आपका, सब कुछ देखना पड़ेगा, यूसेज रेट, लॉयल्टी, एवरीथिंग। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ही ठीक है यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए कौन कौन से कंडीशंस है, यानी आप डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट चार्ज करते हो उसमें? Firm must have some monopoly power. Price elasticity of demand for the product in different market must differ. Market must be separable or able to segment it. Free entry and exist of firm। बताइए। सबसे पहले मोनोपोली पावर बिल्कुल होनी चाहिए, अगर होगी नहीं तो फिर चार्ज कैसे करोगे लोगों से अलग अलग? डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी, अलग अलग मार्केट के हिसाब से अलग अलग होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। मार्केट मार्केट मस्ट बी सेपरेबल होना चाहिए, बिल्कुल मार्केट जो है अलग करने योग्य होना चाहिए और सेगमेंट करने के होना चाहिए, करेक्ट है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट नहीं होगा भाई, फ्री एंट्री हो जाएगी ना तो फिर आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते फिर आप। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच रिजेक्टेड द रेबल हाइपोथेसिस बाय गिविंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट? ये आपके पास दिए हुए हैं, द वर्कर डज नॉट वर्क फॉर मनी ओनली, अ वर्कर ऑपरेट्स इन अ टेक्नो इकोनॉमिक सिस्टम विद नो रूम फॉर इमोशंस, ऑथोरिटेरियन स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज मोर प्रोडक्टिव, इंडिविजुअल पे अटेंशन टू सेल्फ अचीवमेंट रिस्पेक्टिव ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप नॉर्म्स। सबसे पहले रेबल हाइपोथेसिस होता क्या है? देखो, रेबल हाइपोथेसिस के बारे में ये बोला गया था कि जो वर्कर्स बेटा काम कर रहे हैं ना, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। तो इसके अगेंस्ट जो था ना ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आई, उन्होंने बोला नहीं आप गलत बोल रहे हो। ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला भाई नहीं, ऑप्शन नंबर ए, द वर्कर डज नॉट वर्क फ्रॉम मनी ओनली। सिर्फ वर्कर खाली पैसों के लिए काम नहीं करता, वर्कर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी करता है, रिकॉग्निशन के लिए भी करता है, स्टेटस के लिए भी करता है, मोटिवेट होने के लिए भी करता है, सिर्फ मनी के लिए नहीं करता। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आर्टिकुलेट्स द डाइवर्सिफिकेशन टू रिड्यूस द विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क? कौन से रिस्क को रिड्यूस करने के लिए जो है वो पोर्टफोलियो थ्योरी आई है? मार्केट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क एंड बिजनेस रिस्क।
सबसे पहले पोर्टफोलियो थ्योरी होती क्या है? देखो, पोर्टफोलियो थ्योरी का सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये होता है कि अलग अलग वैरायटी ऑफ एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना। ये नहीं आपने एक ही एसेट्स में पैसा लगा दिया सारा, आपने अलग अलग एसेट्स, वैरायटी ऑफ एसेट्स में पैसा लगाया है। ये क्यों लगाया जाता है? रिस्क को कम करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपने एक एसेट्स में अगर आपको लॉस हो गया तो दूसरे में फायदा हो गया, तो आप क्या कर लोगे? ऑफसेट बराबर हो जाएगा। अगर सारा पैसा एक में लगा दिया, वो डूब गई, तो आप लॉस में हो। इसलिए वो वैरायटी में लगाता है। अगर एक से लॉस है, दूसरे से प्रॉफिट है, तो वो ऑफसेट हो जाता है। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क बेटा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अनसिस्टमेटिक रिस्क वो रिस्क होता है जिसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बाकी मार्केट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, बिजनेस रिस्क, ये होते हैं सिस्टमेटिक रिस्क, इनको कभी भी कम नहीं करा जा सकता। इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द विच सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अपडेटेड इन 2008 स्टीलिंग एनी डिजिटल एसेट्स और इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड एज अ साइबर क्राइम? बताइए, अगर आप कोई चीज चुराते हो, डिजिटल एसेट से डिजिटल इन्फॉर्मेशन चुराते हो, तो उसको साइबर क्राइम माना जाएगा। उसका सेक्शन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन 65 से ही रिलेटेड है सारे। 65, 65 डी, 67 और 70। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बेटा 65 से रिलेटेड होता है ये। अगर आप कोई डिजिटल इन्फॉर्मेशन स्टील करते हो, इसमें पेनल्टीज भी हैं, लर्न कर लीजिएगा आईटी की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। Mohan has rendered his service in India and retired in 2015. He then shifted and settled in Singapore. The pension received by him for such service would be, बताइए। सबसे पहले अगर बात करते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। काम आपने इंडिया में किया सारी पूरी जिंदगी, रिटायर आप इंडिया में हुए हैं, तो पेंशन आप इंडिया में ही आपको रिसीव होगी ना। सिंगापुर चाहे आप अमेरिका चले जाओ, तो आपकी अराइज भी यहीं पे होगी, अक्रू भी इंडिया में ही होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डीम्ड और अक्रू अराइज इन इंडिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। Which of the following expenses debited to profit and loss account but disallowed while computing income from business? कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है बेटा जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो डेबिट करते हैं, लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस जब कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर नहीं लिख सकते हम उसको? जनरल एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस, चैरिटीज, एक्सपेंस ऑफ इनकम विच इज टैक्सेबल अंडर द अदर हेड ऑफ इनकम। जब आप इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करते हो तो उसमें ये खर्चे आप ऐड नहीं करोगे। तो सबसे पहली बात बेटा, पर्सनल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ इनकम विच इज टैक्सेबल अंडर द अदर हेड ऑफ इनकम, और चैरिटीज एंड डोनेशन, ये आप लोग जब बिजनेस इनकम कैलकुलेट करोगे तो ये तीनों चीजें उसके अंदर नहीं आएंगी। ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये तीनों चीजें उसके अंदर बेटा नहीं आने वाली, ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएंगी। सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए, ये लगाइए। अरेंज द फॉलोइंग इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टैकल द नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन देयर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी में आपको ये लगाना है, ये कब कब कौन से ईयर में आया था। इसको मैं गूगल से सर्च करके आपको बताती हूँ यहाँ पे सारे कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, 2001 में बेटा आपका ये आया था। इस हिसाब से आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, 2001 में। फिर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट जो था वो आपका 1995 समथिंग आया था, लेकिन इसकी ना डेट वो नहीं है, तो मैं आपको अप्रोक्स बता देती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहले यहाँ पे ट्रिब्यूनल 1993 का है बेटा। ठीक है, डेटा सही होना चाहिए, नहीं तो फिर रॉन्ग हो सकता है क्वेश्चन। 1993। सिबिल आपका, सिबिल का है
ये रहा आपका 2000। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो आपका 2000 में आया था। सरफासी एक्ट तो सबको याद होगा, 2002 है। ठीक है, बाकी हम सेटलमेंट वाला और देख लेते हैं। देखो सेटलमेंट का ईयर नहीं लिखा हुआ है, इसका ईयर है ही नहीं, इसका बहुत कंफ्यूजिंग है ये वाला। तो अब इस हिसाब से आप लगा सकते हो, ठीक है। पहले आपका ये आया था बेटा, नंबर 1 डेट रिकवरी रिकवरी ट्रिब्यूनल। फिर आपका आया था 2000, सिबिल वाला लगाइएगा, ये आया था फिर आपका नंबर 2 पे। फिर नंबर 3 पे आपका कॉर्पोरेट डेट रिकंस्ट्रक्शन आया था, ऐसे करके लगाओ। फिर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट लगा दो और लास्ट में सरफासी एक्ट लगाओ, ठीक है। 34125, 34125 आपका करेक्ट आंसर है। इसमें एक डाटा ये तब भी नहीं दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ है तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंसिंग चॉइस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सजेस्टेड बाय द पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी को आपको अरेंज करना है, इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग, न्यू इश्यू ऑफ इक्विटी, इश्यू ऑफ डेट। सबसे पहले तो हम री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग ही करते हैं, उसके बाद हम डेट इश्यू करते हैं बेटा, फिर बाद में इक्विटी करते हैं। तो 132 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 132 ऑप्शन नंबर बी, 132। चलिए ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। when the sampling is done without the replacement the standard error of mean is, फॉर्मूला है, इसको तो रटना ही होगा आपको, फॉर्मूले को बताइए कौन सा फॉर्मूला इसमें सही है। when the sampling is done without the replacement then the standard error of mean is, तो सैम्पलिंग जब करते हैं बेटा, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर, फिर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट एन, फिर बड़े में रूट है, फिर आपका कैपिटल एन माइनस एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन माइनस 1, यही है आपका फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन क्रिएटिंग अ मार्केटेड कॉम्पिटेटिव पी प्लान इन द सीक्वेंस फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, आपको बताना है। चूज द बेंचमार्क जॉब, सेलेक्ट कंपेंसेबल फैक्टर्स, डिफाइन ईच कंपेंसेबल फैक्टर, डिटरमाइन द डिक्रीज जॉब, स्टैब्लिश रेट चेंजेस, डेवलप पे रेट्स एंड कंपेयर एंड एडजस्ट करंट रेट्स। देखो बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर बेंचमार्क जॉब्स को चूज करना पड़ता है, यही ऑप्शन आपका सबसे पहले आएगा। आपके स्किल्स वगैरह के हिसाब से किस तरीके से आपको इवेलुएट करना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप ईच कंपेंसेबल फैक्टर आपने देख लिया, अब उसको डिटरमाइन करना है जॉब के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आप कंपेयर करोगे, एडजस्ट करेंट मार्केट वेजेस क्या चल रहे हैं मार्केट में करेंट, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, पे ग्रेड्स डेवलप करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्टैब्लिश कर दोगे रेट जो भी चेंजेस हुए, तो 1 2 5 4 3 इसका करेक्ट सीक्वेंस है, 1 2 5 4 3। 1 2 5 4 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेपो रेट। बहुत इजी क्वेश्चन है, रेपो रेट क्या है बताइए। रेपो रेट वो रेट होता है बेटा जिस रेट पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से जिस रेट पर उधार लेती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इट इज अ रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द बैंक इन केस ऑफ शॉर्ट मेच्योरिटी। जब आरबीआई क्या करती है, बैंक्स को उधार पे पैसे देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट और असर्शन का। असर्शन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग द डिससेटिस्फेक्शन एट वर्क इज नॉट एज द सेम एज प्रोवाइडिंग सेटिस्फेक्शन। तो बिल्कुल करेक्ट है, हर्सबर्ग की दो थ्योरी होती है, हाइजीन और मोटिवेशन फैक्टर, वो यही चीज बताने की कोशिश कर रहा है। अंडर द टू फैक्टर थ्योरी जॉब सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क मोटिवेशन। देखो भाई, जॉब सेटिस्फाई जब होगा जब आपका हाइजीन फैक्टर अच्छा होगा, डिससेटिस्फेक्शन कब होगा जब आपका हाइजीन फैक्टर अच्छा नहीं होगा। तो फिर वर्क मोटिवेशन के दोनों ही एक तरीके से देखा जाए तो अलग अलग एस्पेक्ट्स है, तो बिल्कुल करेक्ट बोला गया है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा पूरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू इन मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको फॉर्मूला बताना है भी कौन सा सही है, और ये माइनस है यहाँ पे, प्लस नहीं है।
तो इसका फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही फॉर्मूला इसका लर्न कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपका असर्शन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। मॉनेटरी पॉलिसी कॉज अ डेलिबरेट चेंज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर विद अ व्यू टू इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस लेवल एंड द क्वांटम ऑफ नेशनल आउटपुट। स्टेटमेंट सेकंड है, फिस्कल पॉलिसी रेगुलेट्स द मनी सप्लाई एंड द कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अच्छा एक बात बताइए, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है क्या वो मॉनेटरी पॉलिसी देखती है? नो मैम, ये तो फिस्कल का काम है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड है, फिस्कल पॉलिसी रेगुलेट्स द मनी सप्लाई, फिस्कल नहीं मैम, मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई और क्रेडिट को क्या करती है? रेगुलेट। दोनों उल्टा दे दिया है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट बेटा यहाँ पे गलत है। फिस्क गवर्नमेंट की बात आती है तो फिस्कल पॉलिसी, मनी सप्लाई क्रेडिट की बात आती है तो मॉनेटरी पॉलिसी, सिंपल सा कीवर्ड है इसका। तो बोथ द स्टेटमेंट गलत हो गए यहाँ पे। चलिए ये आपको 80G के सेक्शन से जो आपको मैच करने हैं, 80GG, GGA, GGB और GGC, बताइए। मैच करिए। देखो भाई, 80GG जो होता है वो रेंट पेड के लिए होता है, ए का फोर्थ जाएगा। 80GGA जो होता है वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए होता है। 80GGB बेटा जो होता है वो आपकी कंपनीज अगर कोई कंट्रीब्यूशन करती है पॉलिटिकल पार्टीज को, वो होता है। और 80GGC अगर कोई पर्सन पॉलिटिकल पार्टीज में कंट्रोल करता है तो उसको होता है। ठीक है, तो फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का आपका थर्ड, थर्ड का आपका फर्स्ट हो जाएगा और फोर्थ का आपका सेकंड हो जाएगा। सारे डिडक्शंस लर्न करिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए, व्हाट इज द करेक्ट करेक्ट सीक्वेंस इम्प्लाइड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? सीक्वेंस बताइए कौन कौन से यहाँ पे लगेगा। ऑफर ऑफ प्रपोजल, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस, एग्रीमेंट या एक्सेप्टेंस। ऑफर ऑफ प्रपोजल, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस, एग्रीमेंट या फिर एक्सेप्टेंस। सबसे पहले मैम हम ऑफर करते हैं किसी भी चीज को, ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्टेंस, उसके बाद प्रॉमिस बन जाता है, फिर एग्रीमेंट होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो 1342, 1342 पहले आपका सॉरी ऑफर होगा, ऑफर को फिर एक्सेप्टेंस मिलेगी, एक्सेप्टेंस से फिर प्रॉमिस बनेगा, फिर एग्रीमेंट, फिर कॉन्ट्रैक्ट। 15342। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ राइजिंग कंज्यूमर इनकम सिनेरियो द प्रीफर्ड डिसीजन चॉइस ऑफ फर्म फॉर लो इनकम इलास्टिक वुड बी। अच्छा, ये लो इनकम इलास्टिक प्रोडक्ट क्या होते हैं बेटा? लो इनकम इलास्टिक प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जैसे सॉल्ट वगैरह, बेसिक नेसेसिटीज वाली चीज, कि अगर इनको प्राइस में बेटा अगर कोई चेंज आ जाता है तो इनकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो इसमें यही चीज बोली गई है, तो इसका जो ऑप्शन है बेटा डी, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, करेक्ट हो जाएगा। कि अगर अगर बेटा आप सपोज करिए कि आपके पास पैसे कम हैं, तो आप बेसिक नेसेसिटीज खरीद रहे हो, लेकिन अगर वही आपके प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट आ जाए तो फिर आप ब्रांड वगैरह, अगर आपकी कंज्यूमर, जैसे बोलो ना राइजिंग कंज्यूमर इनकम, तो अगर आपकी इनकम बेटा बढ़ेगी तो आप जो इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट होंगे, इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट का मतलब जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट है, आप वो खरीदोगे, ना कि आप सस्ते वाले। तो यही पे ये चीज बोली गई है, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट इज द राइट आंसर। चलिए, ये मैच द कॉलम है, यहाँ पे टिक लगाइए, ये एक मॉडल है आपका जो आपको टिक लगाना है यहाँ पे, मार्केटिंग का। सबसे पहले आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, आई एम ओके, यू आर ओके, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, डिपेंडेंट, कन्फ्रंटिंग, विड्रॉन और टास्क ऑब्सेसिव, ऑब्सेसिव सॉरी। अच्छा, ये बोल रहा है आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, ये वो वाले इंसान होते हैं बेटा जो ना अपनी फिक्र करते हैं ना किसी और की करते हैं। ठीक है, जो ना अपनी फिक्र करते हैं बेटा ना जो किसी और की करते हैं, तो उनको बोलते हैं विड्रॉन कैटेगरी के अंदर। वन का थर्ड। दूसरा बोल रहा है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, मतलब अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, आई एम ओके, दूसरों के बारे में नहीं सोचता, उसे बोलते हैं टास्क ऑब्सेसिव। फिर बोल रहा है आई एम ओके, यू आर ओके, ये बहुत हेल्दी पर्सन है, खुद का भी ख्याल है, दूसरों का भी ख्याल है, उसे बोलते हैं कन्फ्रंटिंग। एक बोलता है आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, जो अपने आप को कम समझता है दूसरों से, यानी अपने अपने बारे में बेचारा नहीं सोचता है, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है, उसे बोलते हैं डिपेंडेंट। ठीक है,
तो याद रखिएगा, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, यानी वो अपने बारे में भी नहीं सोचता, दूसरों के बारे में भी नहीं सोचता, उसे बोलते हैं विड्रॉन। एक बोलता है आई एम ओके यू आर नॉट ओके, यानी वो अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझता है लोगों से, अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश है, उसको बोलते हैं टास्क ऑब्सेसिव। एक बोलता है आई एम ओके यू आर ओके, यानी बहुत अच्छा पर्सन है, आपके बारे में भी सोचता है, अपने बारे में भी। लास्ट है आई एम नॉट ओके यू आर ओके, यानी वो अपने आप को बहुत इंफीरियर समझता है, अपने आप को बहुत छोटा समझता है दूसरों से, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल? लेक्चर, केस स्टडी, रोल प्लेइंग या सेंसिटिविटी ट्रेनिंग? कौन सी ऐसी ट्रेनिंग मेथड है बेटा जहाँ पे आप सबसे ज्यादा स्किल्स यूज करते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग? वेरी इजी, बहुत इजी है ये। केस स्टडी, केस स्टडी कैसा है जो मोस्ट सुटेबल है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which one of the following is most suitable coping mechanism if fever of overload is a source of resistance to change? यानी यहाँ पर ये चीज बोली गई है कि ऐसे कौन सी यहाँ पर कोपिंग मैनेजमेंट कौन सा सुटेबल रहेगा इन चारों में से, ऑप्शन में से, कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपके पास बहुत ज्यादा काम है, ओवरलोड का डर हो जाए आपके अंदर और उसकी वजह से आप काम ना करो, ठीक है, चेंज आप एक्सेप्ट ना करो, आप कहो कि नहीं नहीं हमें ये चेंज नहीं चाहिए कंपनी के अंदर, अगर ये चेंज आया तो मुझे तो बड़ा ओवरलोड हो जाएगा भाई काम का, तो हम ये चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम जो कंपनी में जो ये चेंज आया है उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि इससे तो मेरा काम बढ़ जाएगा। तो उसको किस तरीके से आप उसको हेल्प कर, मतलब कवर कर सकते, कोप अप कर सकते हो, उस चीज से कैसे निकल सकते हो, ये बताना है आपको। तो बेटा रोल क्लैरिटी एंड डेफिनेशन, जब आपको पता चल जाएगा आपका रोल क्या है, ठीक है, तो आप अपने आप आपको ओवरलोड का डर खत्म हो जाएगा और आप जो है वो नई जो चेंज आया है कंपनी के अंदर उसको आप अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। सो रोल क्लैरिटी एंड डेफिनेशन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन? के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? सबसे पहला, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, द डिसिप्लिन टेंड्स टू बिकम लूज, इट इज यूजफुल फॉर लार्ज स्केल, फंक्शनल मैनेजर आर स्पेशलिस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। सबसे पहले बेटा फंक्शनल मैनेजर स्पेशलिस्ट के लिए ही होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है स्पेशलाइजेशन के लिए ही होता है, तो ठीक है। और ये लार्ज स्केल बिजनेस में ही यूज होता है, ये भी करेक्ट है। डिसिप्लिन इसमें से थोड़ा सा कम हो जाता है, ये भी करेक्ट है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ये गलत है स्टेटमेंट बेटा फंक्शनल के लिए। फंक्शनल तो इसको वॉयलेट करता है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इसको काटता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड में आपको बेटा एक ही सुपीरियर को जाकर रिपोर्ट करनी होती है, लेकिन फंक्शनल में आपको मल्टीपल बॉसेस होते हैं आपके मैनेजर्स, उनको आपको रिपोर्ट करना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पूछा है, अकॉर्डिंग टू द प्लूचिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी इमोशन? सेकेंडरी इमोशन कौन से नहीं है? तो आपको याद होने चाहिए, इसने प्राइमरी इमोशंस दिए हैं 8, तो इसमें आपको प्राइमरी बताना है कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा नहीं है। हॉस्टिलिटी, इनसिक्योरिटी, डिस्ट्रस्ट एंड फियर। तो बेटा फियर इज द राइट आंसर, क्योंकि फियर, जॉय, सैडनेस, ट्रस्ट, ये 8 होते हैं प्राइमरी जो आपको पढ़ने हैं, प्राइमरी इमोशंस, ठीक है। हॉस्टिलिटी, इनसिक्योरिटी, डिस्ट्रस्ट ये आपके सेकेंडरी इमोशंस हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज का सेशन यही तक था, आई होप आपको समझ में आया हो। ज्यादा लंबा सेशन जानबूझ के नहीं किया गया है, जितना ज्यादा लंबा होता है आप पीछे भूलते चले जाते हैं, इसलिए सेशन थोड़े से शॉर्ट ही रखती हूँ मैं, और आई होप आप लोगों को ये हेल्प हो एग्जाम्स में। चलिए तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।